हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज एंड आईसी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस चल रही है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट तक इसको डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में देखने वाले हैं कि क्या क्या रोल है टेक्नोलॉजी का। देन यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देखेंगे कि जैसे हम लोग सब कोई कंज्यूमर हैं, तो हमारे लिए किस तरीके का यहाँ पे प्रोटेक्शंस और किस तरीके की प्रावधान है इस कानून में, उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एक एक्ट से संबंधित है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स एक्ट, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि आज की डेट में होने वाला है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अभी हम लोग इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये एम्फेसाइज किया गया है कि हमें जो आईटी सिस्टम है और जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ को बढ़ाना है। तो यूज़ को कहाँ बढ़ाना है? सर्विस डिलीवर करने में। इट मीन्स कि हम जैसे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, हमें सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है या फिर इन जनरल जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो हम तक पहुँचे या ना पहुँचे, ठीक है, हम तक कितने अच्छे तरीके से पहुँचे, इसके लिए यहाँ पे कैग के द्वारा एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो आईटी सिस्टम और जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। फाइन। अब यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर विच आर्टिकल ये हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और जो लिंकेज है हमारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ। सबसे पहले आप देखो कि डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि इसको हम लोग ई गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं सर्विस डिलीवरी विद इन गवर्नमेंट। इट मीन्स कि सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स योजनाएं लाए जाते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि ऐसे लोगों तक उस फ़ायदे को पहुँचाना जिनको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नीडी बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना है। तो ये हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वाकई बहुत बेटर तरीके से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सेकेंड है कि ट्रेडिशनली एंड गवर्नमेंट सर्विस हैव बीन डिलीवर्ड इन पर्सन, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक इंडिविजुअल को मिले, ठीक है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के द्वारा हर एक इंसान को मिले, लेकिन हर एक जगह मिले, डिफरेंट लोकेशन में, यानी कि पैन इंडिया जो भी हमारा स्कीम्स है वो पूरे इंडिया में जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उन तक वो सर्विस डिलीवर होना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग डिजिटल सर्विसेज की बात करें, जैसे कि अभी भी मैं ये लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप लोग को ये डिजिटल सर्विस के ही माध्यम से मिल रहा है, इसको आप लोग डिजिटल सर्विस समझ सकते हैं, ठीक है, जो भी ऑनलाइन है। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर सर्विसेज है वो हर एक सिटीजन्स को किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे, या फिर आप देखते हो कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे डिवाइसेस है, उन सब पे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये बातें रही, लेकिन अब समझते हैं कि जिस तरीके से सर्विस को डिलीवर करने की बात की जा रही है तो इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप देखो कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पे जो लेक्चर को सुन रहे हो, समझ रहे हो, इससे आपका समय का बचत हो रहा है, क्योंकि ये आप समझ सकते हो कि आपको किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना नहीं है, आप लोग अपने कंफर्ट जोन में हो, जब भी आपको टाइम फ्री मिले, चाहे वो दिन हो, रात हो, कभी भी हो, किसी भी समय हो, आप इसको आराम से सुन सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो कीमती समय है वो बचत हो रहा है, साथ ही आपके पैसे भी बचत हो रहे हैं, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको अपने नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के लिए आपको रिचार्ज करना होता है, और उस इंटरनेट रिचार्ज में ही आप हर तरीके के लेसन देख पाते हो, ठीक है, जिसका भी आपको सही लगता है अपने अकॉर्डिंग। तो इससे क्या है कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो लाखों पैसे हैं वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑब्वियसली यही चीज़ें हैं कि अगर लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, आपके जिस भी तरीके का यहाँ पे माध्यम है जिससे कि हम लोग सरकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर जो भी योजना है वो हम तक डिलीवर हो सकता है, तो इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जो है आप समझो कि आपके मनी और जो टाइम है जो सबसे प्रीशियस है आज की डेट में, उसको यहाँ पे सेव करता है। एक है ही ई हस्ताक्षर सर्विस। ई हस्ताक्षर कहने का मतलब है कि जो आप लोग अपने पेन से साइन करते हो वो ना साइन करके आप डिजिटल साइन करोगे, ठीक है, तो ये लीगली एक्सेप्टेबल होता है सिटीजन्स के द्वारा, जो कि आप ऑनलाइन ई हस्ताक्षर करते हो। ये भी सर्विस प्रोवाइड किया गया है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अब डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑफिसेज जाओ। आप देख रहे हो कि डे टू डे, जैसे मैं भी यहाँ पे रेवेन्यू फील्ड में हूँ, तो यहाँ पे भी हर दिन मुझे देखने को मिल रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिजिटाइज। तो हर कुछ डिजिटाइज करते जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे खुद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम बन चुके हैं।
तो इसलिए यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत अच्छे तरीके से, आप देखो कि लोगों को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहाँ पे भी हो, जिस भी देश में हो या फिर हमारे देश में भी कहीं पे भी हो, आप वहीं बैठ के अपनी जो भी नीड्स है वो पूरी फुलफ़िल कर सकते हो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए मेरे पर्टिकुलर ऑफिस से, वो भी आपको पता चल सकता है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि सरकार की जो भी यहाँ पे नीतियाँ हैं उसमें ई हस्ताक्षर सर्विसेज भी है कि आपको ऑफिस जाना, जैसे आप देखते हो कि बैंक जाना पड़ता है साइन करने के लिए, विदाउट योर साइन जो है मनी विड्रॉ नहीं हो पाएगा या फिर कुछ भी जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह है। तो इसके लिए भी सरकार यहाँ पे एक नियम लेकर आई है। साथ ही आप देखो कि इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ता है इससे। अगर आपका टाइम सेव हो रहा है, ई हस्ताक्षर से क्या है कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप साइन कर सकते हो। आपको वो पर्टिकुलर प्लेस जाने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना होगा, अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इफ़िशियंसी बढ़ती है और काम फास्ट होता है। ओके, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो घोस्ट बेनिफिशरीज है और जो लीकेज देखने को मिलता है, मेनली हमारे जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, स्कीम्स वगैरह हैं, बेसिकली होता क्या है ना कि जो यहाँ पे नीडी है, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं, उन तक वो चीज़ें ना पहुँच के जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं, इट मीन्स कि जैसे आप देखते हो कि राशन कार्ड बीपीएल फैमिलीज़ के लिए है, लेकिन एपीएल फैमिलीज़ वाले लोग भी आप देखो कि राशन कार्ड बना के बैठे और उससे बाकायदा वो फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो ये गलत है ना, वो घोस्ट बेनिफिशरीज आ गए। और साथ ही साथ लीकेज है, यानी कि हर जगह आपको लूप होल्स देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पे तिकड़मबाजी लगाकर अपना जो है किसी तरीके से हिसाब किताब लगा ही लेते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जो लोग जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वैसे लोगों के लिए सरकार जो कुछ करना चाह रही है, तो वैसे लोगों को यहाँ पे सरकार का फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है। इवन आप देखो कि मनरेगा जॉब में यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है जॉब कार्ड के साथ। इससे क्या होगा ना कि आधार कार्ड को आप देखते हो कि हर जगह जो है मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी को, तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी आईडी कार्ड है, बट हाँ पता चलता है कि ये आप ही हो। तो इसलिए इससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन की जो कमी, डुप्लीकेशन का जो यहाँ पे कंप्लेन निकल कर आता है कि एक ही व्यक्ति जो है वो 2-3 यहाँ पे जॉब कार्ड बना के रखे, तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। साथ ही अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ता है, नो डाउट। आप देखते हो कि एवरीथिंग जो है वो हमारे ऑनलाइन है, तो वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही जो करप्शन की चांसेस है वो यहाँ पे रिड्यूस हो ही रहा है, नो डाउट। अगर हर चीज़ यहाँ पे आप देखो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल रही है, तो फिर लोगों को यहाँ पे इंटरमीडियरीज़ के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जो बिचौलिया होते हैं उन लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि करप्शन घट रहे हैं। साथ ही जो कॉम्बिनेशन है डेटा हार्नेस्ड का, जो कि बहुत सारे सोर्सेज से किया जाता है, और यहाँ पे आप देखते हो कि एक बेटर यहाँ पे पब्लिक जो पॉलिसीज़ है उसको डिज़ाइन करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है ना कि अगर आपको कोई भी सरकार की नीतियाँ यानी कि सरकार की स्कीम्स का अगर फ़ायदा उठाना है, आपको, आप रियली यहाँ पे बेनिफिशरीज हो, तो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है उसको लिंक कराना होगा, जिससे कि यहाँ पे सरकार को भी पता चले कि हाँ दिस इज़ द एक्चुअल पर्सन जिनको वो यहाँ पे जो सर्विसेज है वो डिलीवर कर पा रहे हैं। ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस जो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्विस डिलीवर करने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल, तो ये रोल है। साथ ही आप देखो कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी है। हम लोग जितने अच्छी पॉइंट्स देख लिए, जितना अच्छा साइड्स देख लिए, उसका एक डार्क साइड भी अगर हम लोग देखें तो आप समझो कि हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है। कहने का मतलब है कि आप देखो मेजॉरिटी यहाँ पे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कि इलिटरेट है, उनको पढ़ने तक नहीं आता है, मोबाइल तक ऑपरेट करने नहीं आता। वो एक छोटा सा जो फ़ोन होता है ना जिसमें कि वो ब्लैक एंड वाइट वाले फ़ोन, बस वो बहुत सारे आप देखोगे गाँव में लोग जो है, इवन अच्छे फैमिली में भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो वही फ़ोन को रखते हैं जिससे कि वो सिर्फ कॉल को रिसीव कर सके और कट कर सके। ओके, दैट्स इट। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते, इंटरनेट वगैरह वो नहीं चला पाते हैं। तो हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है। हमारे यहाँ मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो आज भी इलिटरेट कहलाते हैं। इवन स्पेशली सम ऑफ द स्टेट्स जिसमें कि आप देखोगे कि 80% तक लोग जो है इलिटरेट है, एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं जो जिनको मोबाइल तक यहाँ पे आपका ऑपरेट करने सही तरीके से नहीं आता है। तो अगर हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे टेक्नोलॉजी से ही लिंक कर दे तो फिर उस तरीके के लोगों को जो है और ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है। इवन आप देखो कि सरकार के ही विदिन आप देखोगे ऐसा नहीं है कि सरकार जो है ऊपर बैठ के सब कुछ डिजिटाइज कर रही है, बट अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। सारे लोगों को सिस्टम को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, सिस्टम को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि इस चीज़ों को अडेप्टेशन, यानी कि आप समझो कि सबसे पहले ये अगर मेरे ऑफिस में भी आप देखो तो सारे स्टाफ्स जो है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है नहीं। उनको बहुतों को पता नहीं चलता, बहुत जो है आज भी पेपर बेस्ड है कि वो पेपर पढ़ते हैं, पेपर में लिखते हैं, पेपर में ही साइन करते हैं। ओके, तो और ऑनलाइन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी है। एक तो हमारे देश में आज तक आप देखो कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया ही नहीं, बिल बन के रहा है। तो इसलिए जितना भी हम लोग फ्रेंडली सारी चीज़ों को डिजिटाइज करते जा रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ऑफिसेज़ के, जितने इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो सब कुछ ऑनलाइन अपलोड होते जा रहे हैं। बट अगर एक बार यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हो गया ना तो फिर मुश्किल है। आप समझ रहे हो कि डेटा ब्रीच भी हो रही है, बेचा भी जा रहा है। तो इस तरीके की भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। साथ ही लैक ऑफ सफिशिएंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे सरकार में आप देखो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमी है। साथ ही लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी है बहुत सारे सर्विसेज में, जो कि यहाँ पे आप देखो कि काम जो है ना वो आइसोलेट होते हुए चल रहा है। ठीक है, हम लोग एक कलेक्टिव तरीके से काम करने का कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ इस तरीके की सर्विसेज ही नहीं है, इस तरीके का यहाँ पे एक बैलेंस्ड वे में नहीं है कि जैसे हम लोग सर्विसेज को यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि लैक है हमारे यहाँ पे। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर फोकस करना है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें सबसे पहले डिजिटली लिटरेसी पे इन्हेंस करना होगा। लोग जो है उनको यहाँ पे समझाना होगा, सिखाना होगा। साथ ही हमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग बहुत सारे जो स्किलिंग प्रोग्राम हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि जो आम जनता है उनकी डिमांड को हम लोग फुलफ़िल कर सके। साथ ही लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो डेटा प्रोटेक्शन है हमारे देश में उसको हम लोग इन्हेंस करें। साथ ही साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुँचा सके। ओके, अब यहाँ पे आप देखो डिफरेंट टाइप जो है यहाँ पे हमारा एप्लीकेशंस है, जैसे पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स जिसमें कि सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखो कि इम्प्रूव्ड एक्सेस करना होगा जो सोशल सर्विसेज है, यानी कि जो रिच है, बेटर क्वालिटी की, बेटर टारगेटिंग करने की। इट मीन्स कि अगर आप समझो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो इट मीन्स कि सारी बच्चियों को, जितनी भी बच्चे हमारे देश में हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो उन बच्चियों तक पहुंचना चाहिए एट एनी कॉस्ट। साथ ही कम्युनिकेशन इन्वॉल्वमेंट भी है। बेटर तरीके से आप देखो कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको एलोकेट किया जा सकता है। इन्हेंस्ड इनकम, यानी कि जो भी यहाँ पे पुअर लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, वो यहाँ पे काम ही करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए, तो उनकी इनकम को इन्हेंस करने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, यानी कि जो यहाँ पे सोशल सर्विसेज है, हेल्थ एंड एजुकेशन है, इन सब में जो गवर्नेंस की बात की जाती है, गवर्नेंस कहने का मतलब होता है कि लोगों तक एक बेटर कम्युनिकेशन, एक बेटर तरीके से सर्विसेज जो है लोगों तक प्रोवाइड करना। फाइन। एक्सेस है ई डिलीवरी का, जितने भी ट्रांजैक्शनल सर्विसेज है वो यहाँ पे आप देखो कि ई डिलीवरी जो ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो यहाँ पे डिलीवरी हो। आज के डेट में तो आप देखो कि हर एक चीज़ आपके पास डिलीवर होकर आ जाता है, खाना, कपड़ा, इवन मेडिसिन्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग जो है घर बैठे जो है वो डिलीवर कर सकते हो। साथ ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके पास अब आज के डेट में इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ें अमेज़ॉन में खरीदो, फ्लिपकार्ट में खरीदो, या फिर आप मेगा मार्ट में चले जाओ, या फिर आप राशन की दुकान में चले जाओ, जहां आपको सस्ते मिलते हैं आपके प्राइस के अकॉर्डिंग, वहां से आप अपनी सामान जो है वो परचेज कर सकते हैं। फाइन। तो ये भी आपके पास आज के डेट में जो है एक प्रावधान आपको मिला हुआ है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमने यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी में देखा। सबसे पहले यहाँ पे एक सेफ साइड देखी, इनकी बेनिफिट्स देखा, फिर चैलेंजेस देखा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वे फॉरवर्ड हमने देखा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। न्यूज़ में अभी इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आप देखो कि एक फाइंडिंग हुई है जिसमें ये सजेस्ट किया गया है कि जो कंज्यूमर कमीशंस हैं इनके सामने बहुत पेंडेंसी है। इट मीन्स कि जो केसेस हैं यहाँ पे कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस को लेकर, आज के डेट में आप देखो 2023 सितंबर तक बताया जा रहा है कि 5.45 लाख केसेस जो है इनके पास पेंडिंग है। अब समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होते हैं इस एक्ट के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। हु इज़ कंज्यूमर? कंज्यूमर कहने का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो कि सामान खरीद रहा है या फिर कुछ सर्विस अवेल कर रहा है। इसमें हम सभी लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हो गए क्या, कंज्यूमर। और इवन हम लोग अगर सामान खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम लोग बाकायदा यहाँ पे पेमेंट करते हैं। फाइन। ये दोनों तरीके से, आप ऑफलाइन खरीदो या ऑनलाइन खरीदो, दोनों टाइम में आपको जो है पेमेंट करना होता है। ये हर एक तरीका यहाँ पे कंज्यूमर को, यहाँ पे ये कंज्यूमर को डिफाइन करता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमारे देश में ज़रूरत क्यों पड़ी? आप देखो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस की,
यहाँ पे आप देखो कि जिस तरीके से डुप्लीकेट हो या डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो, मार्केट में इसकी सप्लाई जिस तरीके से बढ़ते जा रही है, लोग जो है, आप एक जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, जैसे मैं एक एमवे का सप्लीमेंट्स ली थी, उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो थे वो अमेज़ॉन में अवेलेबल थे। ओके, एमवे के वेबसाइट से जो भी आप खरीदते हो, दोज प्रोडक्ट्स आर रियल। ओके, बट जब आप इसको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट इस तरीके के जो भी हमारे शॉपिंग साइट्स है, उसमें अगर आप जाकर इसको परचेज़ करोगे तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, इवन हाफ एंड हाफ रेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बट जो प्रोडक्ट्स है वो फेक होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। इसी के कारण जो है यहाँ पे एक लाया गया कि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या उनको गलत मिल रहा है, क्या सही मिल रहा है, या फिर मैं जब उस गलत प्रोडक्ट को खरीदी तो मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे मैं इसके बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस ब्रांड के बारे में कंप्लेन कर सकूँ जो कि इस तरीके का डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहे हैं। फाइन। सेकंड है कि माल प्रैक्टिसेस को चेक करना। ऑब्वियस ये आप देखते हो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है सामान की। सामान आप देखो कि जैसे आप कॉमन आप देख सकते हो कि टोमेटो, पोटैटो, अनियन की बात करें तो प्याज जो है, या फिर आप अभी आपने देखा था कि टोमेटो की रेट बहुत बढ़ गई थी। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं हो रहा है या फिर मार्केट में हमारे टोमेटो नहीं है। मार्केट से टोमेटो को गायब किया जाता है फॉर सम डेज, उसको आपका जो है स्टॉक पे रखा जाता है ताकि उसका ब्लैक मार्केटिंग कर सके, ये फैलाते हुए कि टोमेटो की जो है वो अनियन की जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब आप समझ सकते हो कि टॉप सरकार की है यहाँ पे टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, ये तीन चीज़ ऐसा है जिसके बिना आप सब्जी बना नहीं सकते। चलिए टोमेटो तो चलो खाने में या फिर नहीं भी देते हैं लोग, नहीं भी यूज़ करते तो चलता है, लेकिन पोटैटो और ओनियन ऐसा है जिसके बिना आप सब्जी बना नहीं सकते। ये बेसिक चीज़ है जो कि हर एक लोगों को ज़रूरत होती है खाने में, ठीक है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ही आप देखो कि यहाँ पे होर्डिंग होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगा। इसको रोकने के लिए इवन ड्रग्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो काफ़ी हाई प्रीमियम भी चार्ज करते हैं कुछ एसेंशियल मेडिसिन को लेकर, जो कि हमें पता नहीं होता। एक्चुअली वो मेडिसिन का दाम अगर 100 रुपीज़ है तो हमसे वो 1000 रुपीज़ तक चार्ज कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं पता होता है। तो अगर हमें ये पता भी चल गया तो हम कहाँ पे इसके बारे में कंप्लेन करेंगे। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। साथ ही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। आप देखते हो कि कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसा दिखाते हैं कि इतना ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट देंगे, साथ ही ऐसा चीज़ें दिखाएंगे जो कि कंज्यूमर्स के लिए वो इनकरेक्ट है या फिर पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है, या इट मीन्स कि आप जो है यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को आधा ही अधूरा समझ पा रहे हो या फिर नहीं भी समझ पा रहे हो। ग्रीवियंस रिड्रेसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे इफेक्टिव रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि हर एक कंज्यूमर जो है कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, तो हर एक कंज्यूमर के पास एटलीस्ट ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आप चाहते हो थोड़ा आउट स्पोकन बनना, थोड़ा बाहर आओ चीज़ों से, ताकि आपके एक अच्छाई से, आपके एक पॉजिटिव स्टेप से दूसरे लोगों को यहाँ पे कम इम्पैक्ट झेलना पड़े। इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिजल्टेंट कंज्यूमर डिमांड है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि इनोवेशन निकल कर आना चाहिए, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि आप देखो कि जो फेयर प्राइस है उसको मेंटेन करने के लिए बिजनेसेस वगैरह जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो फेयर हो, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो। फाइन। अब ये समझते हैं कि क्या क्या मेजर्स लिया जा रहा है जिससे कि हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शंस जो है इंडिया में ला रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ एक कानून आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, जिसके तहत यहाँ पे आप देखो कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को यहाँ पे बनाया गया है, जिससे कि जो भी मैटर यहाँ पे है, यानी कि जो कंज्यूमर के राइट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो उन सब मैटर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। सेकेंड है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन रूल्स 2021। यहाँ पे क्या है कि सिंपल, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव जो रिड्रेशल है कंज्यूमर डिस्प्यूट का, वो चीज़ें यहाँ पे सुनी जाएगी। साथ ही यहाँ पे कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कहने का मतलब है कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट ये आपका इम्प्लीमेंट किया गया है जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था ना, उसके बाद यहाँ पे इसको आपका इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका एम यही था कि यहाँ पे क्या करना है कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बेटर तरीके से हो, एक स्पीड यहाँ पे आए, इफ़िशियंसी निकल कर आ सके, इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में, तो उसमें एक अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो सके। एक इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल आप देखो कि एड्रेस मैकेनिज्म पोर्टल भी लाया गया है, जिसको डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, और इसका एक मुद्दा था कि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना, लोगों को एडवाइस करना, या फिर जो कंज्यूमर ग्रीवियंसेस है उसको रिड्रेस करना। ठीक है,
इसके अलावा आप देखो ई दाखिल पोर्टल भी है। यहाँ पे क्या है कि हैजल फ्री, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी है जो कि कंज्यूमर्स को यहाँ पे ऑल ओवर द कंट्री में प्रोवाइड करना है। साथ ही सर्टिफिकेशन मार्कर भी है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है जो भी यहाँ पे सेंसिटाइज करना है कंज्यूमर्स को और उनको प्रोटेक्ट करना है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर। इट मीन्स कि जो भी कंज्यूमर्स है वो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि कंज्यूमर्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए। फाइन। अब देखिए जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें आपको डिफरेंट तरीके का यहाँ पे सर्टिफिकेशन मार्क्स देखने को मिलता है। तो ये सर्टिफिकेशन मार्क क्या होता है? बेसिकली आप देखो कि जो भी कमर्शियल प्रोडक्ट है उसमें एक तरीके का मार्क होता है। तो मार्क कहने का मतलब है कि पहले तो वो ब्रांडिंग होती है कि ब्रांडिंग मतलब कि क्वालिटी ऑफ ब्रांडिंग या फिर जो वैलिडिटी है वो हम लोग समझते हैं। साथ ही एक आपको देखने को मिलेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS है, जो कि यहाँ पे ISO के अंदर आता है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है ना कि हर एक तरीके का जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है उस चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जाता है। फाइन। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो मार्क आपको देखने को मिलता है वो ISI मार्क होता है। इसको इशू किया जाता है BIS के द्वारा फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किचन अप्लाइंसेस में। फिर है AG मार्क है। AG मार्क ऐसा होता है, AG मार्क को इशू किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए है। साथ ही आप थर्ड देखो BIS हॉलमार्क होता है, जो कि यहाँ पे अगेन BIS के द्वारा ही इशू किया जाता है गोल्ड ज्वेलरी। जितने भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो ना उसमें आपको BIS हॉलमार्क देखने को मिलेगा। फोर्थ यहाँ पे वुल मार्क। वुल मार्क आप देखोगे तो यहाँ पे 100% जो प्योर वुल होता है ना उसी को यहाँ पे दर्शाता है। इको मार्क है। इको मार्क भी आपका BIS के द्वारा इशू होता है फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो भी यहाँ पे बेटर प्रोडक्ट है उनके लिए इको मार्क लाया जाता है। FPO मार्क है। FPO मार्क आपका जो है FSSI, यानी कि यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स के लिए इशू किया जाता है। इंडिया ऑर्गेनिक की बात करें तो इसको एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके द्वारा ये आपका दिया जाता है फॉर ऑर्गेनिकली यहाँ पे फार्म फूड्स प्रोडक्ट के लिए। तो इतने सारे हमारे यहाँ आज की डेट में आप देख सकते हो कि नेम ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क है, तो इसको आप लोग को समझना ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आज की डेट में एसोसिएटेड है। हमने यहाँ पे इतना तो पढ़ लिया, बखान देख लिया कि हाँ भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए जो है हमारे देश में इतने अच्छे कानून हैं, इतना अच्छा सोच के इसको लाया गया, बट आज के डेट में आम जनता को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले आप देखो पेंडेंसी है केसेस में। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जो यहाँ पे ग्रीवियंस है उसको सुना नहीं जा रहा है, उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। वैकेंसी है इंस्टीट्यूशन में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है कंज्यूमर फोरम में। इशू है क्लैरिटी, यानी कि क्या रोल्स होगा, पावर होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनके पास क्या क्या रोल है, क्या क्या उनके पास पावर है, ये अभी तक यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया। राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़ की बात करें तो जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके अगर हम लोग देखें तो इनका है कि अपना खुद का इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे जो सामान खरीद रहे हैं, हमें जो प्रॉब्लम हो रही है उन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं है। सो दीज आर द चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना है। गवर्नमेंट को यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे कोड्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पे एडवर्टाइज कर सके। सेफ्टी एंड क्वालिटी की भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस है फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, इसको भी रिव्यू करना चाहिए रेगुलरली। अवेयरनेस की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे वेलबिंग वगैरह हो, लोगों को पता चले कि हाँ एजुकेशन के थ्रू देना है, मोबिलाइजेशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, इन सब के थ्रू जो है यहाँ पे कंज्यूमर की इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है। साथ ही आप देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ पे अथॉरिटी है तो इनका जो रोल है वो है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करना, ठीक है, इससे रिलेटेड। इन लिस्टिंग ड्यूटीज़ की बात की जा रही है कि रेगुलेशंस जो है वो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूटीज़ को मेंशन किया जाए, जिससे कि बेटर तरीके से यहाँ पे जो कंजप्शन इकोसिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल हो सके। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जो जमाइकन गवर्नमेंट है उनके द्वारा दोनों, यानी कि जो राइट और ड्यूटी है कंज्यूमर को, उन दोनों को यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है और अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी बाकायदा इन चीज़ों को पब्लिश भी की जाती है, जो कि हमें यहाँ पे एक सीखने की ज़रूरत है जमाइकन गवर्नमेंट से। ओके, हमारे यहाँ क्या है कि कानून बना दिया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, नोबडी केयर्स, ठीक है। हम आम जनता कल भी परेशान थे, आज भी परेशान हो रहे हैं, बट हाँ हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की कानून का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, बट कितने लोगों को यहाँ आज के डेट में इस कानून से फ़ायदा मिला है
ये अभी तक नहीं पता है कि नहीं। आप लोग भी बता सकते हैं कि आपको कितना ट्रस्ट है, कितना आपने जो है कोशिश किया और कितना जो है आपके डिस्प्यूट को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया। राइट ऑफ ए कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे आप देखो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है तो वो कैसा है, उसकी ईच एंड एवरी यहाँ पे डिटेल हमारे पास होना चाहिए। राइट टू बी हर्ड है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, हमें फेक प्रोडक्ट मिलते हैं तो हमें सुनने के लिए भी एक पैनल होना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि कंज्यूमर को एडुकेट किया जाए। साथ ही राइट टू सेफ्टी है, हम लोग जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए सेफ़ होना चाहिए। राइट टू चूज़ है, यानी कि हम लोग के पास ये चीज़ें हैं कि हमारे पास अगर एक ही चीज़ है, जैम है, तो बहुत सारे ब्रांड के हैं, तो हमें कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हम लोग इसी पर्टिकुलर ब्रांड को यहाँ पे कंज्यूम करें। तो हमारे पास एकदम से राइट है कि हम लोग चूज़ कर सकते हैं। साथ ही राइट टू रिड्रेस है, अगर हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको एड्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, हम उसके लिए कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी आप समझो। देखो, सबसे पहले कॉशन कंज्यूमर कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो है कंप्लेन कर सकते हैं और एक जेन्युइन ग्रीवेंसेस होना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट्स, यानी हमारे पास जितने भी राइट्स हैं हम लोग उसको खुले तरीके से यहाँ पे एकदम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले हम लोग इंसिस्ट ऑन द बिल। कॉशंस कंज्यूमर से जो कि यहाँ पे नॉट बाई ब्लाइंडली, जो भी कुछ है हम लोग कुछ भी ऐसे ही नहीं खरीद लेना है। आप लोग एटलीस्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो, उसकी यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखो, जो इंग्रेडिएंट्स है प्रोडक्ट की उसको ज़रूर देखो। तो हम लोग को कुछ भी जो है अंधे तरीके से काम नहीं कर लेना है। हम लोग को कोई भी एडवर्टीज़मेंट जो इतना दिखाया जाता है, समटाइम्स कुछ एडवर्टीज़मेंट इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि हमें लगता है कि वी शुड यूज़ दिस प्रोडक्ट्स ओनली, तो हम लोग को उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है। हमें यहाँ पे क्वालिटी कंसियर्स पे जो है ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि कंज्यूमर्स के भी तरफ है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शंस इन इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आई हैव डिस्कस्ड यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसमें कि हमने देखा कि क्यों हमें ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं एंड वे फॉरवर्ड, एंड बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन मार्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस बिहाइंड, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। टुमारो आई विल स्टार्ट विद शेड्यूल थ्राइस दिस एक्ट 2006 की, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो मैं कल ही यहाँ पे पॉलिटी की कंप्लीट करा दूंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।